देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बात की थी अबाउट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। देखा था कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है और कैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम से डील करते हैं। हमने सीखा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो कॉमन स्पीसी है दोनों इक्विलिब्रियम में उसकी कॉन्सेंट्रेशन या फिर जो प्रेशर है वो क्या रहना चाहिए, आपका सेम रहना चाहिए। चलिए आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम या फिर आप उसे फेज इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हो। ठीक, तो देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो कि फिजिकल चेंजेस को इन्वॉल्व करता है, उससे हम किसके अंदर काउंट करते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर काउंट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल्स बहुत आसान से हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। जैसे हम बात करें मेल्टिंग ऑफ सॉलिड की, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड में क्या होता है, आपके पास एक सॉलिड होता है और ये सॉलिड मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन। इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे आप क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हो या फिर आप इसे फ्रीजिंग के नाम से भी जानते हो। ठीक, तो हम इसे फ्यूजन बोलेंगे, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, जब आप एक सॉलिड को मेल्ट करना शुरू करते हो, इसका टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, तो फाइनली आप कहां पहुंचते हो, मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचते हो। कहां पर पहुंचते हो, मेल्टिंग पॉइंट पर। सॉलिड के लिए आप उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे और लिक्विड के लिए उसे आप क्या बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे। फॉर एग्जांपल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसे मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे और लिक्विड के रिस्पेक्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एट मेल्टिंग पॉइंट ये सिस्टम कहां पर होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। सो इक्विलिब्रियम एट मेल्टिंग पॉइंट अटेन होगा। और बताओ जब इक्विलिब्रियम आएगा उस टाइम पर जो रेट ऑफ फ्यूजन होगी, बताओ वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर रेट ऑफ फ्रीजिंग के इक्वल हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने की सिर्फ इतनी सी है कि एक सॉलिड और लिक्विड कहां पर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। ये आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो ध्यान रखना कि जब भी एक सॉलिड मेल्ट होता है उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। वो किसके बराबर होता है, मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है। आप अगर फर्दर हीट कर भी रहे हो तो टेम्परेचर राइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ब्रेक होना शुरू होते हैं। तो आप जो भी हीट सप्लाई करते हो वो हीट इस सॉलिड को इस काम में लेनी पड़ती है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। और ये जो हीट है, ये अपने बचपन में भी पढ़ा होगा, इसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर हम इसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं। तो एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट काम में आती है उसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी डेल्टा एच फ्यूजन के नाम से जानते हैं। जो डेल्टा एच फ्यूजन टर्म है ये आपके थर्मोडायनामिक्स के अंदर बहुत काम में आएगा। अभी तो हम इस टर्म से बहुत ज्यादा डील नहीं करेंगे, लेकिन इतना आप समझते हो कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट देनी होगी, उस हीट को हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। सेम इस तरह जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मतलब माइनस ऑफ डेल्टा एच फ्यूजन के बराबर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। समझ में आया। तो ये था अपना पहला इक्विलिब्रियम जहां पर सॉलिड और लिक्विड, एक सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन है या फिर लिक्विड का वापस से सॉलिड में कन्वर्जन है, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर रहता है कहां पर, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर। सेम इस तरह हम दूसरा पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड। तो बॉइलिंग ऑफ लिक्विड में क्या होगा, एक लिक्विड होगा और वो लिक्विड किसके साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। तो वेपर बोल लो, गैस बोल लो। फिर से क्या होगा, लिक्विड से जब वेपर फॉर्म होगा तो लिक्विड से वेपर के फॉर्म होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और वेपर से जब वापस लिक्विड फॉर्म होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो यहां पर भी दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक वेपरेशन चल रहा है और एक कंडेंसेशन चल रहा है।
सही है। अब बताओ ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा एट बॉइलिंग पॉइंट, और जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा तो उस केस में जो रेट ऑफ वेपोरेशन होगी, बताओ वो किसके इक्वल हो जाएगी? रेट ऑफ कंडेंसेशन की इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर भी आप देखें सब्सटेंस का फॉर्मूला सेम रहता है, H2O लिक्विड चेंजेस टू H2O गैस। चेंज क्या होता है? सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है, इसे भी हम फिजिकल इक्विलिब्रियम या फिर फेज इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसे अगर आप आगे चलें तो हम अगला एग्जांपल लेकर चल सकते हैं सब्लिमेशन का। तो बताओ सब्लिमेशन में क्या होगा? सब्लिमेशन में एक सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होगा? गैस। और ये काम कहां पर होगा? यहां इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब आप कहां पहुंच चुके होंगे? सब्लिमेशन टेम्परेचर पे। फंडा सेम है, सॉलिड से गैस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड को वापस से हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन ही बोलते हैं। लास्ट पार्ट जो एक और आपने शायद सीखा नहीं होगा, इसे भी ध्यान रखना, एक हम बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? फेज ट्रांजिशन, या फिर आप इसे एलोट्रोपिक ट्रांजिशन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? एलोट्रोपिक ट्रांजिशन। तो नाम से पता लग रहा है एलोट्रोपिक ट्रांजिशन में क्या होगा? एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट होता है, और जिस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्जन, तो जब ग्रेफाइट और डायमंड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे तो उस इक्विलिब्रियम को भी हम किस इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं? फेज इक्विलिब्रियम या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू है कि हम फेज इक्विलिब्रियम या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। एक बार आप इसे कॉपी करें, फिर हम एक एक करके सारे इक्विलिब्रियम्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलो तो देखो, अब हम मूव करते हैं अपने पहले टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में, इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है, दैट इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, दो रादर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सीखने वाले हो, एक वेपर प्रेशर और एक बॉइलिंग पॉइंट, जो आपके आगे तक काम में आने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से देखें क्या होता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लेता हूं। देखो सपोज ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक। इस कंटेनर में आप क्या करो? पानी भर दो या कोई भी एक वॉलेटाइल लिक्विड भर दो। तो ये इसके अंदर एक वॉलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा? वॉलेटाइल, ये टर्म तो आप जानते होंगे, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल वो होता है जिसकी वेपर्स फॉर्म हो सकती है, और नॉन वॉलेटाइल जिसकी वेपर्स फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या लगता है, नॉर्मल लोगों को लगता है जैसे पानी रखा हुआ, मान लो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। बताओ 27 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के ऊपर उसकी वेपर्स होंगी या नहीं होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी, है ना। क्यों होंगी? क्योंकि अब एक प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं एवेपोरेशन। अगर आपके पास कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड है तो जरूरी नहीं है कि उसकी वेपर उसके बॉइलिंग पॉइंट पर ही बने, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी उसकी वेपर्स बनती हैं। तो वेपर्स कैसे बनती है वो आप सीखें। देखो ये वाटर है, वाटर में क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं और सरफेस पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। तो क्या होता है, अभी सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर बाकी मॉलिक्यूल्स ने क्या लगा रखा है? अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा है। अब अगर इस सरफेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाए, कैसे बढ़ सकती है? ऐसे बढ़ सकती है कि कोई दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल आकर इससे टकराए, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करे, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि वो इन अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करके कहां पहुंच जाए? इस खाली जगह में पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? खाली जगह में। इस सिचुएशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप सी है, समुद्र है, समुद्र क्या होता है? समुद्र में एकदम से एक मछली निकल के बाहर आती है, ऊपर हवा में जाती है। सेम ऐसे सिनेरियो है, एक मॉलिक्यूल एकदम से अपनी सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकला और इस खाली जगह में चला गया। जैसे ये मॉलिक्यूल खाली जगह में चला गया, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? वेपर में। जो काम एक मॉलिक्यूल कर रहा है वही काम बाकी मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं। मतलब फिर से यहां से और मॉलिक्यूल्स भी अपने सरफेस के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके इस एम्प्टी स्पेस के अंदर जाना शुरू कर देंगे, और इस तरह से नॉर्मल टेम्परेचर भी एक लिक्विड क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और उनकी अपनी सरफेस को छोड़कर
इस खाली जगह में यानी वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और ज्यादा लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो जिसमें एक लिक्विड मॉलिक्यूल अपने सरफेस के अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करके वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। बोल समझ में आ रहा है? अब क्या होता देखो, अगर ये कंटेनर खुला हुआ होता तो ये वेपर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाते हैं, ठीक, और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता और अल्टीमेटली सारा लिक्विड यहां से क्या हो जाता, गायब हो जाता। आप इस एक्सपेरिमेंट को चाहो तो अपने घर पे कर सकते हो। एक ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी लो, उसे रख दो और 2-3 दिन के लिए उसे भूल जाओ। 2 दिन बाद जब आप आकर देखोगे तो वहां पर क्या हो चुका होता है, सारा पानी गायब हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि ग्लास एक ओपन कंटेनर है, इवेपोरेशन लगातार चलता रहता है और सारा वाटर इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हम इस कंटेनर को क्लोज कर दें तो फिर क्या होता है, यहां पर कंडीशंस थोड़ी चेंज हो जाती है। अब क्योंकि ये वेपर्स बाहर तो निकल नहीं सकती हैं, तो क्या होगा, ये वेपर्स यहां पर अक्युमुलेट होना शुरू होगी, ठीक है। अब अक्युमुलेट होंगी, जैसे ही अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा वेपर्स का, वेपर मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से क्या होंगे, टकराना शुरू करेंगे। और जैसे ही कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, टकराकर क्या होगा, ये वापस से अपनी एनर्जी लूज करेंगे और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद एक और प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो इनिशियली जब इवेपोरेशन हो रहा था तो इवेपोरेशन की रेट क्या होगी, ज्यादा। लेकिन जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेपर यहां पर अक्युमुलेट हो चुका है तो इवेपोरेशन के साथ साथ क्या होगा, कंडेंसेशन भी शुरू हो जाएगा और टाइम के साथ साथ कंडेंसेशन की रेट भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो यहां पर एक टाइम आता है जब क्या सेट होता है, इक्विलिब्रियम। और बताओ इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, बताओ वो किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होगी। क्या होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन उस टाइम पर किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जितनी वेपर्स आ रही हैं उतनी ही वेपर्स वापस से क्या हो रही होंगी, जा भी रही होंगी। बोले चीज समझ में आ रही है? अब जितनी वेपर्स बन रही हैं उतनी वेपर्स वापस से क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है। तो देखो उस कंडीशन में इस लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स का अमाउंट है वो क्या हो चुका होगा, कांस्टेंट हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा, कांस्टेंट हो चुका होगा। तो क्या होगा, देखो ये वेपर्स हैं, वेपर तो क्या करेंगी, प्रेशर लगाएंगी। तो इस कंडीशन में ये वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाती है उसी प्रेशर को हम कौन सा प्रेशर बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। आपको चीज समझ में आ रही है? क्या होगा, पहले इवेपोरेशन होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर वेपर का वापस से क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। और कंडेंसेशन होने पर क्या होता है, एक टाइम आता है जहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आता है। उस टाइम पर इवेपोरेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट सेम हो जाती है, इक्विलिब्रियम सेट होता है। उसके बाद यहां अमाउंट ऑफ वेपर चेंज नहीं होता। तो इस सिचुएशन में ये वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाएगी उसे हम लोग कौन सा प्रेशर बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आई? एक चीज। दूसरा, हम इस वेपर प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? देखो बहुत आसान है मेजर करना। एक काम करते हैं, एक डायग्राम और बना लेते हैं। ये यहीं से देख लो, मैं एक मैनोमीटर कनेक्ट कर देता हूं। तो आप यहां पर एक मैनोमीटर कनेक्ट करो। ठीक, तो क्या होगा, शुरुआत में यहां पर दोनों आर्म में मर्करी का लेवल सेम रहा होगा। फिर जैसे आपने इसको कनेक्ट किया, यहां पर जब इक्विलिब्रियम आया तो ये वेपर्स क्या होंगी, इधर भी पहुंचेंगी। इधर पहुंचेंगी तो यहां से मर्करी लेवल को पुश करेंगी। तो आपको क्या होगा, दोनों कॉलम्स में एक हाइट डिफरेंस नजर आएगा। तो ये जो हाइट डिफरेंस होगा ये आपको डायरेक्टली किसका प्रेशर दे देगा, इस लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट वेपर का प्रेशर दे देगा। मतलब आप यहां से डायरेक्टली वेपर प्रेशर को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। बात समझ में आई? तो सबसे पहली चीज, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कैसे करता है। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इवेपोरेशन होता है जिसकी वजह से वेपर बनती है और इक्विलिब्रियम पर वेपर का अमाउंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट। एक और प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस होता है, एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है वेपराइजेशन। क्या होता है, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। तो इवेपोरेशन तो कब होता है, जब आप बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हो। जैसे वाटर, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाटर की वेपर्स बन रही हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन।
अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बन रही है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, वेपराइजेशन बोल देते हैं। बात समझ में आई? चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले आपको इवेपोरेशन के बारे में लिखने हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई। ठीक, जो मैंने डिस्कस किया सब कुछ लिखा हुआ है। पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, और इक्विलिब्रियम पर इवेपोरेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट क्या हो जाती है, इक्वल। फिर जब इक्विलिब्रियम आ गया है तो अमाउंट ऑफ वेपर क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और इस कंडीशन में ये वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम लोग थोड़ी और बातें यहां पर डिस्कस करते हैं। चलिए फिर देखें, जैसा आप लोगों ने देख लिया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ये मैं डिस्कस कर लिया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेपर प्रेशर के बारे में। एक चीज, ये जो आपका वेपर प्रेशर है ये होता सरफेस पर से है ना, सरफेस पर से ही वेपर्स फॉर्म होती हैं, लेकिन फिर भी ये एक सरफेस फिनोमिना नहीं है। क्या ये एक सरफेस फिनोमिना नहीं है? सरफेस फिनोमिना का मतलब जो कि सरफेस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करे। जैसे मान लो आप एक वेसल लो ऐसी, आप एक वेसल लो ऐसी, आप एक वेसल लो ऐसी, और तीनों में वाटर फिल कर दो सेम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तीनों वेसल्स क्लोज्ड है, तो तीनों ही जगह जब आप वाटर का वेपर प्रेशर काउंट करोगे तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, सेम। मतलब वेपर प्रेशर साइज और शेप ऑफ वेसल पर डिपेंड नहीं करता। आप एक वेसल ऐसी लो और आप एक वेसल ऐसी लो, बताओ दोनों जगह क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत आसान है। देखो ये वेसल छोटी है, यहाँ का सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो यहाँ से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, कम। अब अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है तो साथ ही साथ रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या होगी, कम। अगर आप इस वाली सरफेस पर आओगे तो देखो यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पर इवेपोरेशन भी क्या हो रहा होगा, ज्यादा। अगर इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा होगा, ज्यादा वेपर्स बन रही होगी, तो कंडेंसेशन भी क्या हो रहा होगा, ज्यादा। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों ही आपके सरफेस फिनोमिना है, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो चाहे वेसल की शेप कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, वेपर प्रेशर इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ज्यादा वेपर्स फॉर्म होंगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। अदरवाइज ये शेप ऑफ वेसल, अमाउंट ऑफ लिक्विड, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो दो पॉइंट आपको और ऐड करने हैं। पहला कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज नॉट अ सरफेस फिनोमिना and therefore it does not depend on amount of liquid present and size and shape of vessel। ठीक, और दूसरी चीज इसके अलावा ये कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड क्या होता है, टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज भी होता है। तो दो पॉइंट्स आपको और ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग वेपर प्रेशर। चलिए समझ में आपको वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए अब आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले। ये ना छोटे छोटे पॉइंट्स है वेपर प्रेशर। अब आपके आगे हमेशा वेपर प्रेशर काम आता रहता है, ठीक है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। आप चाहो तो मैं आपको एक रिलेशन लिखवा सकता हूँ यहाँ पर, जैसे आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लिखा था, वैसे ही वेपर प्रेशर का वेरिएशन होता है log P2 upon P1 is equals to क्या होता है, डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक, तो ये आपके पास वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होता है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही जैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन था, सेम वैसा ही वेपर प्रेशर का भी वेरिएशन होता है। तो log P2 upon P1 is equals to क्या होगा, डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2 के इक्वल होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को। चलिए, तो ये आपका वेरिएशन है वेपर प्रेशर का। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आप देखना कि ये कंटेनर है, ठीक है, अब इस कंटेनर पे मैंने प्रेशर लगा रखा है, कुछ प्रेशर है P एक्सटर्नल के बराबर, और यहां पर मैंने एक लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है। इस लिक्विड के ऊपर कुछ वेपर्स हैं, तो ये जो वेपर्स हैं, इन वेपर्स का प्रेशर है लेट्स से अभी 0.7 atm, ठीक, और बाहर का प्रेशर मान लो है 1 atm।
ठीक है, अभी क्या है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 0.7 atm से कम है, आप किसी टी टेम्परेचर पर हो, सही। अब जितनी वेपर्स बननी थी बन गई, वहां से आपको वेपर प्रेशर मिल गया। भाई जब भी आप वेपर प्रेशर की बात कर रहे हो, आप इक्विलिब्रियम पर हो और अभी टी टेम्परेचर पर इतनी वेपर्स यहाँ फिक्स्ड है, इसका प्रेशर है 0.7 atm। अब मुझे क्या करना है, इस वेपर प्रेशर को 0.7 से उठाकर 1 atm पर पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है? 1 atm पर। बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुझे इस लिक्विड को क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इस लिक्विड को हीट करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होकर यहां आने शुरू होंगे। तो बताओ लिक्विड की सरफेस के ऊपर वेपर्स का अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज। वेपर्स का अमाउंट इंक्रीज होगा तो बताओ वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज। तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। देखो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सिंपल क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। आज क्या डेफिनेशन भूल जाओ, हो सकता है कई लोगों को ये समझ पता हो कि वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड बॉइल होता है। नहीं, ये तो कोई भी बता देगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, आपको जो टेक्निकल डेफिनेशन ध्यान रखनी है वो ये है कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। एक चीज सही है। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह के बॉइलिंग पॉइंट हम एक सब्सटेंस के डिफाइन करते हैं। ठीक, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखो स्टैंडर्ड, नॉर्मल प्रेशर तो कितना होता है? 1 atm होता है, जबकि जो आपका स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 bar होता है। तो आप ध्यान देना, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा तो उसे तो हम बोलते हैं उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बराबर है तो उसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, और जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 bar के बराबर है तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और आपको ये बात समझ में आ रही है? अब आप इसे ना ऐसे याद करो, अब इसे ना उल्टा याद करो। उल्टा कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री है, इसका मतलब 20 डिग्री पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा। समझ रहे हो बात को? ऐसे याद मत रखो, उल्टा ही काम में आएगा आपके। कि अगर एक लिक्विड का मैंने आपसे बोल दिया कि ये इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसका मतलब क्या होगा? इस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm है। अगर मैंने आपसे बोल दिया ये इसका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है, हाँ, तो उस कंडीशन पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 bar के इक्वल होगा। समझ में आई बात? चलिए, तो ये आपके पास होता है बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये तो अलग पॉइंट है अपना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप यहां पर ऐड कर लीजिए। अभी आप देखो P एक्सटर्नल 1 atm था, मान लो शुरुआती टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको 1 atm तक पहुंचाने के लिए मुझे इसको 25 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ा। ये आपको चीज समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा के 2 atm कर देता हूं। ठीक है, अभी देखो 25 डिग्री पर ये 1 atm हो चुका है। बताओ ये इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। वो तो तब था जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना था? 1 atm। अब एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm है और आपका वेपर प्रेशर 1 atm है। बताओ इसको 1 atm से 2 atm पहुंचाने के लिए क्या इस लिक्विड को और हीट करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो मान लो 40 डिग्री पर जाकर ये 1 atm से कहां पहुंचा? 2 atm पर। तो देखो अब इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो चुका होगा? 40 डिग्री सेल्सियस हो चुका होगा। तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब आपको समझाना चाह रहा हूं, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को बदल दोगे तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप एक पॉइंट यहां पर जरूर ऐड करें, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर and changes with आप लिखो सिंपल, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, और डिक्रीज होगा डिक्रीज के साथ।
एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेटेड टर्म्स है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का ही आप ध्यान रखें। लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक, और उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जहां उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। सही है। चलिए, तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम से हमने दो बातें सीखी, और अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके ऊपर आपके सारे यहाँ के क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। अभी हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल इक्विलिब्रियम्स की। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम पर आपसे जनरली प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट वो पूछता है, ठीक। जैसे मैं आपसे कहूं ये H2O लिक्विड है एंड दिस इज एन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस, सही है, ठीक। तो H2O लिक्विड H2O गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है। मतलब अगर मैं इस सिस्टम पर टेम्परेचर बढ़ाऊं, क्या करूं? टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो बताओ क्या होगा? ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड फर्दर किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। मतलब वेपोरेशन होगा और ज्यादा गैस फॉर्म होगी। टेम्परेचर कम करूं तो गैस का कंडेंसेशन होगा और आपके पास और ज्यादा H2O लिक्विड फॉर्म होगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो बड़ी आसानी से बता सकते हो, लेकिन जब आपको प्रेशर का इफेक्ट बताना होता है तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। क्या पॉइंट है? अगर आप किसी भी सिस्टम में, किसी भी फिजिकल इक्विलिब्रियम में, ध्यान रखना हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर बढ़ाने पर सिस्टम उधर मूव करता है जहां पर उसकी डेंसिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? डेंसिटी बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वैसे वहां से भी देख सकते हो, हमने सीखा था प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर मूव करती है? लोअर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स की तरफ। लेकिन फिजिकल इक्विलिब्रियम में आप उस कंसेप्ट को मत लगाओ, आप तो सिंपल ध्यान रखो, क्योंकि कई बार लिक्विड सॉलिड भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने पर सिस्टम कहां मूव करता है? हायर डेंसिटी की तरफ मूव करता है। तो देखो, H2O लिक्विड H2O गैस, गैस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। बताओ लिक्विड की डेंसिटी गैस से क्या होगी? ज्यादा। तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे, ये H2O गैस H2O लिक्विड की तरफ मूव करना शुरू करेगा। पूरा कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि प्रेशर बढ़ाने पर फिजिकल इक्विलिब्रियम हमेशा कहां मूव करेगा? हायर डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। जैसे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, मतलब काम में आता है आपके कई बार, कि मेरे पास है कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड। तो दो एलोट्रॉप्स हैं, एक डायमंड की फॉर्म में है, एक ग्रेफाइट की फॉर्म में। मैंने इस सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा? हाँ, देखो ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट की अगर मैं पैकिंग देखूं तो ग्रेफाइट में से हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं, है ना, ऐसे लेयर्स बनती हैं, और ये लेयर्स आपस में वैन डर वाल्स फोर्सेस से कनेक्टेड होती है। मतलब यहाँ पर पैकिंग रिलेटिवली क्या होती है? लूज होती है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। डायमंड में क्या होता है? कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है। हर कार्बन दूसरे कार्बन से टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है। तो यहाँ पर पैकिंग क्या होती है? रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर मैं ग्रेफाइट और डायमंड में कंपेयर करूं तो डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है और ग्रेफाइट की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो अगर आप इस सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाओगे तो सिस्टम लो डेंसिटी से किधर मूव करेगा? हाई डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फिजिकल इक्विलिब्रियम पर अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वो हमेशा किधर मूव करेगा? लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ। क्यों करेगा भाई? अब देखो, आपने प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे? उसका इफेक्ट क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो उनमें पैकिंग बढ़ेगी, क्लोजनेस बढ़ेगी, तो उस सिस्टम की डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर का इफेक्ट आप बड़ी आसानी से देखकर बता सकते हो। यहाँ वाले केस में आपको बताएगा कि इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, नेगेटिव हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रिएक्शन कहां पर आएगी? बैकवर्ड आएगी। समझ सकते हैं। चलिए, अब आगे के जो हम केसेस कवर करने वाले हैं वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अब डिस्कस करते हैं मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स। देखो, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स में आपके दो केस बनते हैं जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। सॉलिड्स हुज वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन मेल्टिंग। इन जनरल यही होता है, आप किसी भी सॉलिड को मेल्ट करो, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक्स सॉलिड है, ठीक।
मैंने इसको मेल्ट किया, तो जैसे ही मेल्ट किया एक लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर हम कंपेयर करें तो एक सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा कम होता है और लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अ सॉलिड। पढ़ाई अपने समझ में, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्पेसिंग थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा। इसलिए सेम कंडीशंस पर एक लिक्विड जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो सॉलिड के ऑक्यूपाइड वॉल्यूम से क्या होगा, ज्यादा। दूसरा, आपको दिख ही रहा है सेम टाइप का सॉलिड है तो मास तो सेम ही रहेगा इसका, ठीक है ना। मान लो आपने इसका 20 ग्राम लिया तो ये 20 ग्राम ही रहेगा। अब जिसका वॉल्यूम कम उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। और वैसे भी आपको पता है एक सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या होती है, ज्यादा। तो ये इसकी डेंसिटी है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाऊं, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, तो बताओ रिएक्शन किधर मूव करेगी, हाँ हाई डेंसिटी तरफ मूव करेगी। रिएक्शन या आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, दैट इज मोर सॉलिड विल फॉर्म। तो ये सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं। इन जनरल दुनिया के सारे सॉलिड्स में यही होता है, सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो जब आप इस सिस्टम पे प्रेशर बढ़ाओगे तो आपके पास और सॉलिड फॉर्म होगा। दूसरा, आप एक सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हो, बताओ आपको हीट यहां पर देनी पड़ेगी, तो इसके लिए हीट सप्लाई कर रहे हो, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होगी। कैसी होगी, एंडोथर्मिक। बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और बताओ क्या होगा, मोर लिक्विड विल फॉर्म। सही कर सकते हैं। तो ये दो मेन मेजर इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने हैं, प्रेशर का इफेक्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक, चलिए सेकंड जो कैटेगरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड हुज वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन मेल्टिंग। अभी तो आपने देखा कि अगर आप एक सॉलिड को क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन एक सॉलिड ऐसा है, नाम भी आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको मेल्ट करने पर उसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहीं पे ये सारी पिक्चर चेंज हो जाती है। तो बहुत ध्यान से देखें, जहां आप अभी ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, अब रिजल्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, चेंज। और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछेगा तो इसी केस को जरूर पूछेगा। तो बहुत ध्यान से देखें, क्या है ये केस। हम यहाँ पर आइस को मेल्ट कर रहे हैं। किसको मेल्ट कर रहे हैं, आइस को। H2O सॉलिड विच इज आइस, और हम इसको मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, H2O लिक्विड विच इज योर वाटर। सही है। अब आप देखें, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बन रहा है। ये सिस्टम अपने मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। आप देखो H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा है। नहीं, H2O लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। सुना नहीं आपने, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस वाटर पे क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम। ये ध्यान दें, ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी सीखा है कि आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर का वॉल्यूम। क्यों होता है, इसका रीजन होता है ड्यू टू इट्स ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम यहां पर आइस की स्ट्रक्चर की बात करें, देखो आइस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वाटर कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में 4-4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसे ये बनाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर क्या होती जाती है, एक्सटेंड होती जाती है। तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहां पर ये वैकेंट स्पेस होता है। क्या होता है, वैकेंट स्पेस। और इस वैकेंट स्पेस की वजह से क्या होता है, आइस का जो वॉल्यूम होता है वो वाटर के वॉल्यूम से क्या होता है, ज्यादा होता है, रिलेटिवली ज्यादा होता है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना, जितना वॉल्यूम वाटर, देखो वाटर में तो क्या होगा, सिंपल इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक, तो यहां पर मॉलिक्यूल के बीच में रिलेटिव स्पेस क्या होता है, कम। जबकि आइस के केस में रिलेटिवली स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर आइस का वॉल्यूम ज्यादा है तो ऑब्वियसली 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम,
1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम, दोनों का मास सेम है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा बताओ उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। सिमिलरली जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, ये दुनिया के बाकी सारे सॉलिड से क्या करता है, अलग बिहेवियर शो करता है। और वो क्यों करता है, क्योंकि वाटर और आइस की डेंसिटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो जहां नॉर्मल सॉलिड्स के लिए आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो और आइस फॉर्म हो रही है, लेकिन यहां पर बताओ ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मोर वाटर विल फॉर्म। समझ सकते हैं? तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सिखाई दिया है कि प्रेशर बढ़ाने पर फिजिकल इक्विलिब्रियम कहां मूव करता है, हायर डेंसिटी की तरफ मूव करता है। वाटर आइस के सिस्टम में वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए प्रेशर बढ़ाने पर ये सिस्टम किधर मूव करेगा, हाई डेंसिटी तरफ मूव करेगा, और प्रेशर बढ़ाने पर और ज्यादा वाटर फॉर्म होगा। आप कैसे भी याद रख सकते हो, आप देखो कभी भी अगर आप आइस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओ, हाथ से उसको दबाओ, तो क्या होता है, आइस मेल्ट होना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे सॉलिड्स पे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिड बनेगा, लेकिन आइस वाटर के केस में हमेशा क्या होता है, लिक्विड बनता है। अब आप देखो, ये आयरनी है, आपसे कितना ही बोल दिया जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप इसी में गलती करोगे, तो प्लीज 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 गलती मत करना। आइस वाटर सिस्टम बाकी सॉलिड लिक्विड सिस्टम से क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। हाँ, आप अगर यहाँ टेम्परेचर की बात करो तो टेम्परेचर का इफेक्ट नॉर्मल है। अगर आप यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम जो होगा वो आपका फॉरवर्ड ही शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि H2O सॉलिड से लिक्विड एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको हीट यहां पर सप्लाई करनी पड़ेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे और ज्यादा आइस मेल्ट होकर क्या बनाएगी, लिक्विड वाटर फॉर्म करेगी। कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी करें और इसको हाईलाइट करें। जब भी कभी आप इसे रिवाइज करेंगे आपको ये जरूर पढ़ना है। चलिए, तो अब आइस वाटर सिस्टम से मिलने के बाद हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फेज डायग्राम्स। देखें, ये डायग्राम्स आप शायद पहली बार ही पढ़ने जा रहे हो, लेकिन ये डायग्राम्स आपके बहुत काम में आते हैं। और दूसरा, यहाँ से कुछ आप इंपॉर्टेंट चीजें भी सीखेंगे। ट्रिपल फेज डायग्राम्स क्या होते हैं, नाम से लग रहा है ट्रिपल फेज, तो हम लोग 3 मेन फेज पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन तीनों को एक साथ एक ही ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसे ट्रिपल फेज डायग्राम बोलते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि आपने अभी देखा कि आइस और दूसरे सॉलिड्स का डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो हम यहाँ पर 2 तरह के ट्रिपल फेज डायग्राम्स पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे फॉर वाटर, और दूसरा जो हम ट्रिपल फेज डायग्राम पढ़ेंगे दैट इज फॉर अ जनरल सब्सटेंस। देखें क्या डिफरेंस होता है। ट्रिपल फेज डायग्राम बनता कैसे है, एक्सपेरिमेंटली, तो आप किसी लॉजिक से इस डायग्राम को नहीं बना सकते, तो ये वाला पार्ट आपके लिए इंफॉर्मेटिव ज्यादा है। यहां पर हम क्या करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ बनता है, उसी ग्राफ को हम लोग ट्रिपल फेज डायग्राम बोलते हैं। ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होता है, यह है वाटर के लिए, और वाटर को छोड़कर दुनिया के बाकी सब्सटेंसेस के लिए, नॉर्मल सब्सटेंसेस के लिए जबकि ग्राफ का नेचर बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। बन दोनों वाई शेप के ही रहे, लेकिन यहां वाई सीधा है और यहां वाई थोड़ा टिल्ट हो गया इस तरफ। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, देखिए अब डिफरेंस देखे समझाऊं मैं पहले आपको, पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। तो ध्यान देना, इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, सॉलिड। ठीक, इस रीजन में कौन होती है, गैस, और इस रीजन में कौन सी फेज एग्जिस्ट करती है, लिक्विड। ये लाइंस का मतलब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। इन लाइंस का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है, देखो इस लाइन के अलोंग ये क्या है, इधर इस लाइन के इस तरफ सिर्फ सॉलिड फेज एग्जिस्ट कर रही है, इस लाइन के इस तरफ सिर्फ गैस फेज एग्जिस्ट कर रही है। तो जैसे आप इस लाइन को क्रॉस कर रहे हो, आप सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहे हो, गैस में कन्वर्ट हो रहे हो। तो ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन को या इस कर्व को हम लोग सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं। बात नंबर 1। दूसरा,
इस लाइन के हर पॉइंट पर सॉलिड और गैस किसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम पर। बस प्रेशर टेंपरेचर बदल जाएंगे। देखो इस प्रेशर पर और इस टेम्परेचर पर सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में है, इस प्रेशर पर इस टेम्परेचर पर सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में। तो सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में होते हैं सब्लिमेशन टेम्परेचर पर, यानी इस प्रेशर पर इस सॉलिड का सब्लिमेशन टेम्परेचर ये है और इस प्रेशर पर इस सॉलिड का सब्लिमेशन टेम्परेचर ये है। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए सेम ऐसे ही आप यहां देखो, जब आप इस लाइन को क्रॉस करोगे तो सॉलिड से आप कौन सी गैस में जा रहे हो, लिक्विड फेज में जा रहे हो। तो इस लाइन के हर पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड किसमें एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में। बताओ जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो ये आपकी फ्यूजन लाइन या फिर फ्यूजन कर्व है। सेम ऐसे ही जब आप इस लाइन पर आओगे तो यहां पर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और बताओ जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो इस तरह से ये आपके तीन कर्व्स हैं, एक फ्यूजन कर्व, सब्लिमेशन कर्व और वेपराइजेशन कर्व। कहने का मतलब इस लाइन का हर पॉइंट जब आप टेम्परेचर का इसका प्रोजेक्शन डालोगे तो वो आपको सब्लिमेशन टेम्परेचर बताता है। इस लाइन का हर पॉइंट आपको क्या बताएगा, मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और इस लाइन का हर पॉइंट आपको कौन सा टेम्परेचर देगा, बॉइलिंग पॉइंट देगा। तो इस ट्रिपल फेज डायग्राम से आप मार्किंग करके सब्लिमेशन टेम्परेचर बता सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हो या फिर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो। बोले चीज समझ में आती है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट वो पॉइंट जहां पर ये तीनों ग्राफ मर्ज हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनना। देखो इस लाइन के अलोंग हर पॉइंट पर सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में है। इस लाइन के अलोंग हर पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। और इस लाइन के अलोंग हर पॉइंट पर लिक्विड और गैस किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इस पॉइंट पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एक साथ किसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। कहां एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम में। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच all the three phases of a substance coexist at equilibrium। तो वो प्रेशर और टेम्परेचर जहां पर सब्सटेंस की तीनों फेज एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। मैं अगर आपको वैल्यूज दूं तो वैल्यूज लिख लो, याद रखने की जरूरत नहीं है। 4.58 मिलीमीटर Hg, इतने लो प्रेशर पर 0.01 डिग्री सेल्सियस, वही क्या होता है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है। ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट है, याद नहीं रखना है, बट आप ध्यान से देखो। पता वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका ट्रिपल पॉइंट कितना है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो हर सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के ऑलमोस्ट आसपास ही आता है। ये जनरली ऑब्जर्व भी किया गया है कि जहां फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसके आसपास ही क्या होता है, उसका ट्रिपल पॉइंट होता है। अब अभी सोच रहे होंगे कि यार सॉलिड, लिक्विड, गैस एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप देखो, आप 0 डिग्री सेल्सियस पर आओ, एक आइस क्यूब लेकर आओ 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो थोड़ा बहुत मेल्ट होकर वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन आप ध्यान से देखोगे, कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आइस के आसपास धुआं सा उड़ता रहता है। किया है ना, फ्रीजर खोलोगे तो आइस में धुआं उड़ता है, दैट इज वाटर वेपर्स। वहां पर क्या हो रहा है, वेपर भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी हो, तीनों एक साथ किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप ध्यान दें, इसको हम ट्रिपल फेज डायग्राम बोलते हैं। और ये आपका ट्रिपल पॉइंट जहां पर एक सब्सटेंस की तीनों फेसेस एक साथ क्या होती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं। एक चीज समझ में आ गई? चलिए, मैं आपको ये डायग्राम क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस डायग्राम से आप मेल्टिंग पॉइंट पर या बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का इफेक्ट देख सकते हो। क्या देख सकते हो, प्रेशर का इफेक्ट देख सकते हो। एक बार तो अभी फटाफट से दोनों डायग्राम कॉपी कर लो। यहां पर भी आप रीजन दिखा दो, ये रीजन क्या होगा, सॉलिड, ये क्या होगा, लिक्विड, ये क्या होगा, गैस, और ये पॉइंट किसको दिखा रहा होगा, ट्रिपल पॉइंट को। लेकिन ये ग्राफ एक जनरल सब्सटेंस के लिए है, जबकि ये ग्राफ आपके आइस वाटर सिस्टम के लिए है। फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है, उसके लिए मुझे इसको साफ करना होगा। तो फटाफट से इसे कॉपी करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।
तो देखो इस ग्राफ को तो मैं एज इट इज रखता हूँ, इस ग्राफ को मैं दोबारा से बनाऊंगा क्योंकि कुछ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है। ध्यान रखना, ये जो सिखा रहा हूँ ये आपके आगे तक 12th के टॉपिक में बहुत काम में आता है, बहुत ध्यान से देखना। फिर से ग्राफ बनाते हैं, फेज डायग्राम, तो ये P और ये P, ठीक है। चलो कलर दूसरा यूज कर लेते हैं, तो ये था सब्लिमेशन, ठीक है, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस, ठीक। अब ध्यान दें, बताओ ये कौन सी लाइन है, फ्यूजन लाइन, ये कौन सी लाइन है, वेपरेशन लाइन। डिफरेंस समझने की कोशिश करना। सुना को बताया इस ग्राफ में और इस ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ कौन सी लाइन डिफर कर रही है, फ्यूजन लाइन डिफर कर रही है। वेपरेशन लाइन और सब्लिमेशन लाइन ये तो एग्जैक्टली सेम नेचर की है। कहने का मतलब ये है, हम ये देखना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, आप चाहो तो हेडिंग भी डाल लेना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट आप देख चुके हो, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हो तो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। वैसे इफेक्ट हमको मेल्टिंग पॉइंट पर भी देखना है, तो आप यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट भी देख लोगे और मेल्टिंग पॉइंट का भी देख लोगे। ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट हम ब्लू कलर से देख रहे हैं और मेल्टिंग पॉइंट का हम रेड कलर से देखेंगे। आप देखें, ये एक प्रेशर है P1 और ये एक प्रेशर है P2, ठीक है। दिख रहा है आपको P2 P1 से ज्यादा है, मतलब आपने प्रेशर बढ़ा दिया। तो आप देखो प्रेशर बढ़ाने का इसके ऊपर इफेक्ट देखो, देखो मैंने प्रेशर बढ़ाया तो ये इसको यहां कट कर रहा है, ये कौन सी लाइन है, फ्यूजन लाइन। तो जहां ये इसको कट करेगा उसका प्रोजेक्शन लो, तो ये आपको देगा TM1। TM1 का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड एट प्रेशर P1, ठीक। ये कौन सा सॉलिड है, वाटर आइस सिस्टम है, तो हम आइस की बात कर रहे हैं। फिर आप देखो, फिर आपने प्रेशर बढ़ाया, देखो इसका प्रोजेक्शन लो, ये आया इस पॉइंट पर जिसको हम बोलते हैं TM2, दिख रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है कि यहां से यहां जाने पर आपने प्रेशर बढ़ाया है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर बताओ टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम। ये ग्राफ को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि TM2 की वैल्यू TM1 से क्या है, कम है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि आइस वाटर सिस्टम, मतलब अगर आप आइस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इसी वजह से प्रेशर बढ़ाने पर और ज्यादा आइस क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, ठीक। भाई अभी आप 0 डिग्री सेल्सियस पर थे, आपने प्रेशर बढ़ाया तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से नीचे आ जाएगा, -2 आ गया, तो आप 0 डिग्री पर ही हो, -2 से ऊपर हो, मतलब और ज्यादा आइस क्या होगी, आपकी मेल्ट होगी। तो आप ध्यान रखें, वैसे तो आपको बता चुका हूं कि प्रेशर बढ़ाने पर सिस्टम हायर डेंसिटी की तरफ जाता है, इसलिए और ज्यादा आइस मेल्ट होती है। उसका टेक्निकल रीजन ये भी है कि प्रेशर बढ़ाने पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज, इसको हाईलाइट करके लिख लें, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल डिक्रीज। सही। लेकिन वहीं अगर हम एक नॉर्मल सॉलिड के लिए बात करें तो देखें, फिर से प्रेशर है P1 और प्रेशर है P2। अब आप देखो प्रेशर P1 पर मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है TM1 और प्रेशर P2 पर मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है TM2। दिख गया ना डिफरेंस, यहां पर TM2 की वैल्यू TM1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज फॉर अ जनरल सॉलिड on increasing pressure melting point will increase। तो ये वाटर का एनोमलस बोल दो या डिफरेंट बिहेवियर बोल दो, वाटर बाकी सॉलिड से क्या करता है, डिफरेंटली बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि डेंसिटीज का फर्क होता है। जनरल सॉलिड में तो क्या होता है, सॉलिड को मेल्ट करोगे तो लिक्विड बनेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन जब आप आइस को मेल्ट करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ सकते हैं आप इस बात को। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आइस वाटर सिस्टम के लिए प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जबकि बाकी सॉलिड्स के लिए वो बढ़ता है। चलिए दूसरा देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इसी प्रेशर पे मैं रेड लाइन आगे बढ़ाता हूं, तो ये देखें, ये पॉइंट देगा आपको TB1। P1 प्रेशर पर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है ना, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तो यहां देखो ये क्या देगा आपको, TB2 की वैल्यू देगा।
बताओ TB2 क्या है, TB1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। सही है। अब आप सेम चीज यहां पर आकर देखो, सेम प्रेशर पे इसको एक्सटेंड करो, ये मिल गया आपको TB1 और एक्सटेंड करोगे तो ये टेम्परेचर आपको मिलेगा TB2 और यहां पर भी आपको दिख रहा है कि TB2 क्या है, TB1 से बड़ा है। इसका मतलब अगेन हम लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो सिर्फ सॉलिड का केस डिफरेंट है, दिख भी रहा है ग्राफ इज सॉलिड वाला, ये वाली आर्म तो डिफरेंट है, ये वाली आर्म तो एग्जैक्टली क्या है, सेम। तो प्रेशर का, बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर के साथ रिलेशन सेम होता है, चाहे वाटर हो चाहे कोई और लिक्विड हो, लेकिन प्रेशर के साथ मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट का वेरिएशन अलग होता है। आइस के लिए प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जबकि बाकी सॉलिड्स के लिए प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। बस यही था आपका ट्रिपल फेज डायग्राम और इतनी इंफॉर्मेशन आपको अपने ट्रिपल फेज डायग्राम से कलेक्ट करनी आनी चाहिए। आगे जाके आप लिक्विड सॉल्यूशन का एक चैप्टर पढ़ोगे, उसके अंदर इस चीज का बहुत यूज होगा, ऑल्दो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा, दोबारा से रिकॉल करवाऊंगा, लेकिन यहाँ फोकस करें, इन पार्ट से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो गोले बने हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये मैंने बना रखी है ज्योमेट्रीज अलग सी, ये सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए कॉपी करें, हम ऑलमोस्ट अपने चैप्टर के एंड पर बैठे हुए हैं। चलिए अब मूव करते हैं अपने आखिरी और एक और टॉपिक पर। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको अलग से कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेपर प्रेशर डिस्कस कर लिया है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक गैसीय स्टेट में पढ़ा चुका हूँ, ठीक, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वहां हम वेपर प्रेशर से ठीक से मिले नहीं थे, इसलिए हम यहाँ पर इसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये नाम तो आपने कई बार सुना होगा। इंडिया में तो वैसे क्रिकेट के बहुत सारे फैंस हैं, तो जब क्रिकेट मैच शुरू हो रहा होता है तो उससे पहले स्टैट्स जो आते हैं उसमें दिखाया जाता है कि आज इस जगह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 30% है, 40% है, 80% है। जब आप कोस्टल एरियाज में जाते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जब आप नॉर्मल हमारे राजस्थान की तरफ आ जाएं तो उस तरफ क्या होती है, ह्यूमिडिटी कम होती जाती है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, आप अच्छे समझते हैं, हवा में कितना मॉइस्चर है, हवा में जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। हवा में जितना कम मॉइस्चर होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। सही बात है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो हमें पता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है और उसका मतलब क्या होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने जाते हैं। तो देखो मेजर कैसे करते हैं, एक जगह है, ये एनवायरमेंट है, यहां पर एयर होगी और एयर के अंदर साथ में क्या प्रेजेंट होगी, मॉइस्चर। ठीक है, आप बताओ यहां मॉइस्चर का अमाउंट जितना ज्यादा होगा ह्यूमिडिटी भी उतनी ज्यादा होगी ना। तो अगर मॉइस्चर का अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब एयर में इस वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इसका अमाउंट कम है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। तो हमने क्या तरीका निकाला, हमने एयर के अंदर वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लिए। जितनी ज्यादा मॉइस्चर होगी वाटर वेपर का प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। जितनी कम मॉइस्चर होगी इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम। तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंपेयर करके निकालते हैं। अगर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स इन एयर और उसको कंपेयर करते हैं बाय वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट द सेम टेम्परेचर। आप समझने की कोशिश करना, भाई क्या हुआ होगा। अगर आपको परसेंटेज निकालना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो इनटू 100 और कर देना। अगर यहां पर सिर्फ वाटर होता तो यहाँ एयर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वाटर की मॉइस्चर होती, तो वो केस 100% हो जाता कि यहाँ पर सिर्फ मॉइस्चर है। लेकिन यहाँ मॉइस्चर के साथ क्या प्रेजेंट है, एयर। इसका मतलब वाटर वेपर का परसेंटेज क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। तो हम उस सिचुएशन से कंपेयर करते हैं जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर्स रही होती, और उस केस में जो प्रेशर बनता उसे हम लोग कौन सा प्रेशर बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ H2O बोलते हैं। तो अगर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी से डील करना है तो सबसे पहली चीज तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, बहुत आसान है। हवा के अंदर वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर निकालो और उसको
उस टेम्परेचर को उसके वेपर प्रेशर से डिवाइड करता। अब देखो यहाँ पर दो चीजें होती है, हमारे पास कुछ सॉल्ट होता है, होता है ये MgSO4.7H2 है, ठीक है। इसको हमने कंटेनर में रखा हुआ है, तो उस कंटेनर में क्या होगा, मान लो डिसोसिएट होगा, तो इससे वाटर वेपर्स निकलेंगी और इस पार्ट को क्या बनाएंगी, मॉइस्ट बनाएंगी, ठीक है। तो इस सॉल्ट की वजह से हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं। एक तो हम निकालेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सॉल्ट, ठीक, और उसको हम कंपेयर करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एनवायरनमेंट यानी एयर से। जैसे मान लो अभी मैंने इस रूम में MgSO4.7H2 लाके रख दिया। अब दो केस हो सकते हैं, या तो ये एयर से और मॉइस्चर गेन करेगा, या फिर ये एयर में और मॉइस्चर क्या करेगा, लूज करेगा। ध्यान दो, जब आप मॉनसून का सीजन आता है तो नमक गीला हो जाता है ना, वेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो एयर से मॉइस्चर को क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो वही हम देखने जा रहे हैं कि एक सॉल्ट को जब मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रखा जाएगा तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, है ना, वो आपको सीखना है। बहुत सिंपल सा फंडा होता है। देखो कोई भी चीज अपने हाई अमाउंट से लो अमाउंट पे फ्लो करती है, ये आप मानते हो। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सॉल्ट मतलब सॉल्ट में मॉइस्चर का अमाउंट, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मतलब एयर में मॉइस्चर का अमाउंट, ठीक है। अब मैं केस बना रहा हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सॉल्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर से ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर मॉइस्चर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, यहां पर मॉइस्चर का अमाउंट क्या है, कम है। यही मतलब हुआ ना। बताओ ये सॉल्ट और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा या लूज करेगा, हाँ वेरी गुड, ये क्या करेगा, लूज करेगा। क्यों, क्योंकि भाई यहां मॉइस्चर ज्यादा है, एयर में मॉइस्चर कम है, मतलब एयर ड्राई है और सॉल्ट मॉइस्ट है, तो ऑब्वियसली एयर वहां से क्या करेगी, मॉइस्चर को खींचेगी। तो इस केस में सॉल्ट विल लूज मॉइस्चर, क्या करेगा, ये मॉइस्चर लूज करेगा। और जब एक सॉल्ट मॉइस्चर लूज करता है तो उसे हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंट। कैसा बोलते हैं, फ्लोरोसेंट नहीं है, कैसा है, एफ्लोरेसेंट। सॉल्ट मॉइस्चर लूज कर रहा है। केस टू क्या हो कि जो आपका सॉल्ट है, उस सॉल्ट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्या हो जाए, कम। तब आप देखो इसके पास मॉइस्चर कम है, जबकि इसके पास मॉइस्चर क्या है, ज्यादा है। अब बताओ मॉइस्चर कहां से कहां मूव करेगा, हाँ इस बार वो एयर से किसकी तरफ मूव करेगा, सॉल्ट की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब इस केस में सॉल्ट क्या कर रहा होगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और जब एक सॉल्ट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो उसे हम बोलते हैं डेलिक्वेशेंट। क्या बोलते हैं, डेलिक्वेशेंट। तो दो टर्म है आपके पास नए, एक एफ्लोरेसेंट और एक डेलिक्वेशेंट। एफ्लोरेसेंट क्या होगा, बहुत सिंपल, कुछ नहीं रटना, कुछ भी नहीं रटना। अगर सॉल्ट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कम है तो सॉल्ट एयर से मॉइस्चर खींचेगा, दैट वुड बी एफ्लोरेसेंट, डेलिक्वेशेंट। अगर सॉल्ट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ज्यादा है तो उस केस में मॉइस्चर लूज करेगा, और उस केस में आपका सॉल्ट कैसा होगा, एफ्लोरेसेंट होगा। और अगर दोनों बराबर हुई तो ना गेन करेगा ना ही लूज करेगा। तो ये आपकी कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सॉल्ट इज लेस देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, सॉल्ट विल गेन मॉइस्चर एंड विल बी डेलिक्वेशेंट। और अगर ज्यादा है तो आपका सॉल्ट नेचर में कैसा होगा, एफ्लोरेसेंट होगा। बोले यहां तक बात समझ आती है। ये तो बात हुई थ्योरी की। अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले आप ये कंडीशंस एक बार कॉपी कर ले फटाफट से, फिर हम मिलते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन से। अच्छा, आप यहाँ पे एक तो ये फॉर्मूला लिखें, पहले ये सब आपको नहीं लिखना है, मैंने समझा दिया है, कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है। हो गया, चलिए तो अब मिलते हैं क्वेश्चन से जो आपको सिखाएगा कि कैसे हम इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कंसेप्ट को यूज करते हैं। चलिए, ये तीन आपके पास रिएक्शंस हैं, इन सबके आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए केपी के टर्म्स में। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर 4.562। आपको क्या बताना है, देखें पहला क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट, मतलब इनमें से कौन मॉइस्चर को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। सेकंड, किस ह्यूमिडिटी पर एक सॉल्ट रिलीज करेगा, मॉइस्चर एफ्लोरेसेंट होगा, और किस ह्यूमिडिटी पर वो एब्जॉर्ब करेगा यानी डेलिक्वेशेंट होगा। सही ना। चलिए तो करते हैं डिस्कस। पहले अपने क्वेश्चन के डेटा पर चलते हैं। ये रहा आपका डेटा, आपको देखो सबके लिए केपी दिया। अब बताओ आप इस रिएक्शन के लिए अगर केपी लिखो, बताओ केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ H2O टू द पावर 4, क्योंकि बाकी सब तो सॉलिड है ना।
तो देखो यहां से आपको इस सॉल्ट के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? पार्शियल प्रेशर, क्योंकि देखो जहां जाएगा ये टूटेगा तो एयर के अंदर जाके मिक्स होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O निकालो, ये वैल्यू है 5 × 10⁻⁻12 है ना। तो देखो यहां से अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 5 to the power 1/4 into 10 to the power -3। देखो 5 to the power 1/4 का मतलब क्या हो गया, आपने 5 का 2 बार रूट ले लिया, ठीक। तो 5 का आप एक बार रूट लो 2.1 के आसपास कुछ आता है, और फिर इसका आप दोबारा रूट लोगे तब भी वो 1.8 के आसपास कुछ आना चाहिए, 1.8 भी नहीं आना चाहिए रादर, और 2.1 है ना, तो ये आप मान लो 1.4 1.5 के आसपास कुछ आना चाहिए। तो ये बन गया 1.5 × 10⁻⁻3, ठीक है। वो आप और एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेना, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। तो देखो इस सॉल्ट की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O जो है वो है 1.5 × 10⁻⁻3। ऐसे आप इस सॉल्ट की वजह से निकालो। देखो इसके लिए Kp बनेगा PH2O की पावर 5 इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 2.43 को मैं 243 लिख रहा हूं इंटू 10⁻⁻15, और 243 होता है 7⁻3। ठीक है। अब आप देखो फिर से इसका 243 7⁻3 होगा ना, एक सेकंड चेक कर लूं, 7 7 49, 3 6 7 4 28, नहीं 343 होता है। तो फिर ये बनेगा कितना, फिर शायद ये 3⁻5 बन जाएगा। देखना एक बार 3⁻5 कितना हो गया 3, हाँ 3⁻3 कितना होता है 27 into 9, तो 9 7 63 से, हाँ ये बनेगा 3⁻5। अब आप देखो यहां से आप PH2 निकालो, बताओ PH2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 10⁻⁻3। सेम ऐसे ही आप इस लास्ट वाले रिएक्शन के लिए Kp लिखोगे तो बनेगा PH2O to the power 10 बनेगा ना। इसको 1024 लिख लो, तो 1024 को 2 to the power 10 लिख सकता हूं, और साथ में 10 to the power -30। तो इस वाले केस में जो PH2O बनेगा वो आ गया 2 × 10 to the power -3। तो तीनों सॉल्ट्स के लिए अलग अलग हमने क्या कर लिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O निकाल लिया। पहली चीज बोलो, इसमें कोई डाउट है आपको? दूसरा देखो आपको डेटा दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 4.56 है। तब आप यहां से वेपर प्रेशर ऑफ H2O निकाल लो। अब देखना ये सब आया ATM में, देखो ऊपर लिखा हुआ है ATM में दिया हुआ है, तो आप ये टोर को भी बदलो ATM में, तो डिवाइड बाय 760 करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻³ आएगी। वो आप चेक कर लेना कैलकुलेशन में। अब देखो हमारे पास सब कुछ आ चुका है। इन तीनों सॉल्ट्स की वजह से मेरे पास वाटर का पार्शियल प्रेशर है, साथ ही मुझे सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ H2O भी पता है। अब मैं क्या करूंगा, तीनों सॉल्ट्स की रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालूंगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ SrCl2 मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बताओ कितनी होगी, तो वो होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ SrCl2 अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100 होगा। तो ध्यान से देखें 10⁻³ 10⁻³ गया, इससे इसका एक 0 उठा दो, तो 150/6 कितना आ गया 25%। तो ये ऐसे आप निकालो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ Na2HPO4। बताओ इसकी ह्यूमिडिटी कैसे निकालोगे, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है 5 × 10⁻³ अपॉन 6 × 10⁻³ इंटू 100, तो ये बनेगा 500/6। तो 2 से अगर आप इसे उड़ाओ तो ये बन जाएगा 250/3 बनेगा। तो देखो 3 8 होता है 24, बचा 1, 83.33%, ये इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। ऐसे आप निकालो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ Na2SO4, देखो वो कितनी आएगी, इसका प्रेशर कितना है 2 × 10⁻³ अपॉन 6 × 10⁻³ इंटू 100, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 100/3 विच विल बी 33.33%। अरे मिस्टेक कर दिया मैंने, 5 नहीं आएगा, ये आएगा 3, तो ये हो गया 3, तो ये बन गया 100/2 मतलब 50%। वही देख रहा हूं, ठीक है।
चलिए, तो इन तीनों सॉल्ट्स की रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ चुकी है। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। बताओ इनमें से किसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे कम है। SrCl2 की है ना, तो सिंस इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे कम है तो यही क्या होगा, आपका सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट होगा, क्योंकि यही तो एयर से सबसे ज्यादा मॉइस्चर को क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करने वाला है, क्योंकि इसके पास सबसे कम वाटर है। तो जैसे आप वाटर एयर में रखोगे ये मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज ऑप्शन नंबर ए, SrCl2 विल बी द मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट। सही है। चलिए अगले पार्ट पे मूव करते हैं। ये देखें, एट व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटीज। अब ये सिर्फ एक सॉल्ट पे फोकस कर रहा है, दैट इज Na2SO4। फिर पूछ रहा है कि ये किस ह्यूमिडिटी पर देखो, एट व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटीज विल Na2SO4 बी एफ्लोरेसेंट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। मतलब ये एयर से कंपेयर करवा रहा है। तो आप देखो, मैंने आपको सिखाया, अगर इस सॉल्ट की ह्यूमिडिटी एयर की ह्यूमिडिटी से कम है, और आप ध्यान देना, आपको सॉल्ट की ह्यूमिडिटी नहीं बतानी, सॉल्ट की तो आपको पता है, आपको ना एयर की ह्यूमिडिटी बतानी है। तो ये पूछ रहा है एफ्लोरेसेंट। तो अगर एयर की ह्यूमिडिटी सॉल्ट की ह्यूमिडिटी से कम है तब तो क्या होगा, ये मॉइस्चर लूज करेगा, यही पूछ रहा है। तो देखो सॉल्ट की ह्यूमिडिटी कितनी है, 33.33%। इसका मतलब एयर की ह्यूमिडिटी 33.33% से कम होनी चाहिए। यहां आप मिस्टेक कर देते हो, इसका आंसर कई लोग अबव बोल देंगे। नहीं, आपको सॉल्ट की तो नहीं पता, नहीं सॉल्ट की तो आपको पता है कि 33.33% है। अब अगर आपने इसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जहां पर एयर की ह्यूमिडिटी कम है, तभी तो मॉइस्चर लूज करेगा। तो आंसर क्या होगा, एयर की ह्यूमिडिटी शुड बी बिलो 33.33%। इसी तरह बताओ, ये एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कब करेगा, जब एयर की ह्यूमिडिटी इसकी ह्यूमिडिटी से क्या होगी, ज्यादा। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर, द सॉल्ट विल बी डेलिक्वेशेंट, दैट इज इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर व्हेन the relative humidity of air is above 33.33%। तो ये इस आपके थर्ड पार्ट का आंसर। समझ रहे हैं, ये गलती मत कर देना। सॉल्ट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो आपको पता है, वो तो आपसे पूछ रहा है कि एयर की ह्यूमिडिटी कितनी रखूं ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे या लूज करे। तो अगर एयर की ह्यूमिडिटी सॉल्ट की ह्यूमिडिटी से कम है तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब लूज करेगा, और अगर एयर की ह्यूमिडिटी सॉल्ट की ह्यूमिडिटी से ज्यादा है तो वो मॉइस्चर को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये था आपका एक और छोटा सा टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसका मैंने आपको न्यूमेरिकल यूज सिखाया। इस तरह से न्यूमेरिकल्स के अंदर वो आपसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का टर्म यूज करवा सकता है। और यहीं पे अपना चैप्टर भी खत्म होता है, जिसका नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हमने दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े, एक केमिकल और एक फिजिकल। पहले हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े और हमने देखा कि जो मैक्सिमम कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ही हो जाता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा थे, प्रेशर और टेंपरेचर का इफेक्ट आपको एक फिजिकल इक्विलिब्रियम पर देखना आना चाहिए, और एक ये छोटा सा टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिससे हमने डील किया। तो आप बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में यहां पर लिखें, इति समाप्तम, दैट इज दी एंड। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक। डीपीपीस आपके पास है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते ही हैं, ठीक। हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अगले पार्ट्स, इक्विलिब्रियम के सेकंड पार्ट से, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, व्हिच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।